नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन जानकारी के साथ। और जानकारी ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है और गाइडलाइन उन्होंने अनुच्छेद 142 के आधार पर की है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति देता है कि वो कुछ ऐसे मामलों पर डिक्री या आदेश जारी कर सकता है जहां उसे लगता है कि दोनों पक्षों को न्याय मिलना चाहिए। एक तरह से कहिए कि सुप्रीम कोर्ट जिसका काम न्याय देना है, वो न्याय देने के नाम पर वो काम भी कर सकता है जो कि एग्जीक्यूटिव्स का है, या फिर ये कहिए कि वो जो काम व्यवस्थापिका का है। मतलब एक तरह से ये समझिए कि हमारे देश के अंदर शक्तियों के पृथक्करण के अंदर शक्तियों को 3 भागों में बांटा जाता है। कहते हैं कि स्वतंत्र या अच्छे लोकतंत्र की प्रणाली की विशेषता है कि ये 3 आधार स्तंभों पर टिका हुआ है: न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका के अंदर आप लेजिस्लेचर्स को काउंट करते हैं और एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आप मंत्रियों को, इन सबको काउंट करते हैं। तो आप ये कहते हैं कि कानून बनाने वाली पार्टी कानून बनाए, न्यायपालिका न्याय करे और एग्जीक्यूटिव्स उसकी पालना करवाएं। लेकिन आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को यह ताकत देता है कि भैया जो न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है वो व्यवस्था बना भी सकती है। और उसी का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है और वो आदेश है बुलडोजर एक्शन के ऊपर। बुलडोजर एक्शन क्या है? आप में से बहुत सारे लोग केवल बुलडोजर शब्द सुनते ही शुरुआत में, जब तक इसका राजनीति में उपयोग नहीं होता था, तब तक ये माना करते थे कि अवैध निर्माण कहीं है, या फिर कहीं गड्ढा खुदवाना है, कहीं नाली खुदवानी है, सड़क निर्माण है, वहां पर एक बड़ी सी मशीन आएगी, उसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग अपराधियों के निर्माण कार्यों को डहाने में किया जाने लगा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी पहले यहां जान ली जाए, सो दैट आप इस बात की विषय वस्तु को पहले समझें और फिर जाकर इस पर अपनी राय बनाएं। अपराधियों ने अपना घर बनाया हुआ है। अपराधी 2 तरह से डिसाइड होते हैं। अपने देश में अपराधी और आरोपी में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। किसी व्यक्ति ने चोरी की है, ये चोरी जब तक सिद्ध नहीं हो जाती न्यायपालिका में, तब तक वो व्यक्ति आरोपी कहलाएगा, अक्यूज्ड कहलाएगा, वो कल्प्रिट नहीं कहलाएगा, अपराधी नहीं कहलाएगा। हमारे देश में अधिकांश लोग जो जेल में बंद हैं, अधिकांश मेजॉरिटी, वो केवल आरोपी हैं। मतलब उन पर आरोप है कि इन्होंने चोरी की थी, या इन्होंने हत्या की थी, या इन्होंने लूट की थी, या बलात्कार किया था, आरोप है। न्यायपालिका में प्रूव होने के लिए पुलिस की तरफ से चार्जशीट पेश की जाएगी, उस पर बहस होना, सभी साक्ष्यों का पूरी तरह से देखना और उसके बाद फाइनली ये वर्डिक्ट देना कि हाँ तुमने ये गलत किया था, इसके तहत तुम्हें इतने साल की सजा सुनाई जाती है। तो पहले आरोप तय किए जाते हैं और आरोप के बाद में फिर सजा सुनाई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में लंबा समय लगता है और न्यायपालिका के लंबे समय के लगने के कारण हमारे देश में न्याय डिले हो जाता है। न्याय डिले होने के चलते बहुत सारे आरोपी न्याय ना मिलने से पूर्व जमानत लेकर चले आते हैं। उनका कहना है कि न्यायपालिका जब आपके पास मेरी फाइल पहुंच जाए और आप इस पर सजा सुनाएं, तब तक के लिए मुझे जेल में ना रखें, मुझे जमानत पर बाहर भेज दें। इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे माफिया, पेपर लीक माफिया या फिर ड्रग माफिया या फिर कोई भी मतलब गैंगस्टर्स, ये बाहर घूमने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अभी तक आरोपी से दोषी करार नहीं दिया गया है। इनके बाहर घूमने से फिर से अपराध होने की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। इसीलिए अक्सर आपने एक लाइन सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि न्याय में देरी न्याय ना मिलने के समान है। हमारे देश में न्याय की देरी अब एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है। बहुत सी फिल्मों में आपने एक डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एक सनी देओल का डायलॉग है। अब वो बहुत सी फिल्मों में यूज हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये हमारी न्याय व्यवस्था को आईना दिखाने जैसा है कि साहब आपके न्याय देने में देरी होती है और अपराधी जमानत पाके बाहर आ जाता है, वो वही कार्य फिर से दोहराता है। इसीलिए ड्रग माफिया देखें, लिकर माफिया देखें, ये रेगुलर अपने काम को अंजाम दे रहे होते हैं। गैंगस्टर्स अपने काम को अंजाम दे रहे होते हैं। इसके चलते योगी आदित्यनाथ एक जबरदस्त तोड़ निकाल लाए। और वो तोड़ क्या था कि अपराधी ने अपराध किया है, अपराध में उसने बहुत सारे कानूनों को तोड़ा होगा। अपराध जब किया है तो उसने अपनी शक्ति परीक्षण में अपने लिए कोई बड़ा घर, कोई बड़ा बंगला, कोई दुकान या कुछ ना कुछ तो ऐसा बनाया होगा जो उसकी शोहरत को बढ़ावा देता हो। यूपी के अंदर बाहुबलियों का लंबे समय तक बोला बाला रहा है, यानी कि वो लोग जो अपनी शक्ति के दम पर किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करने के लिए जाने जाते हों, या फिर किसी से जमीन छुड़वाने के लिए जाने जाते हों,
सरकारी आदेश की अवहेलना के लिए जाने जाते हों, सरकारी संपत्ति पर एनक्रोचमेंट करके उस पर अपना फार्म हाउस बनाने के लिए जाने जाते हों, ये चर्चा उत्तर प्रदेश में बड़ी कॉमन रही है। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही के कुछ वर्षों में जो जस्टिस डिले हो रहा था उसको जस्टिस एक्शनेबल बना दिया और इसे बुलडोजर जस्टिस नाम दे दिया। उन्होंने क्या किया, अगर कोई अपराधी है तो न्यायपालिका का न्याय होता रहेगा, उसने जो एनक्रोचमेंट किया है वो असल मायने में सरकारी संपत्ति पर है या फिर सरकारी बायलॉज के बिना पूरे किए हैं। इसके चलते अपराधियों के घरों को ढहाना और उनके कब्जों को छुड़ाना योगी आदित्यनाथ ने शुरू करवा दिया। अखिलेश यादव जो अपोजिशन में हैं, उन्होंने इन्हें बाबा बुलडोजर नाम से संबोधित कर दिया। बस यहीं से बाबा बुलडोजर जस्टिस के लिए ना केवल सत्ता पक्ष में बल्कि विपक्ष में भी प्रसिद्ध हो गए और उनका यह मॉडल इतना सुर्खी पाया कि इनकी देखा देख ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां तहां आप देखो वहां पर अपराधियों से जगह अगर छुड़वानी है तो बुलडोजर चलाना है। अब जगह छुड़ानी है, बुलडोजर चलाना है, ये अचानक कैसे जाग गई सरकार? और तो और क्या केवल एनक्रोचमेंट उसी अपराधी ने किया हुआ है या बहुतों ने भी किया हुआ है? ऐसे में केवल उस अपराधी के घर पर, जो कि अभी तक केवल आरोपी है, उसके घर पर यह जो काम किया जा रहा है, यह काम क्या उचित है? अच्छा, अब यहां पर न्याय की बात कर लेते हैं। जो न्यायपालिका न्याय देने में देरी कर रही थी, उस न्यायपालिका को अचानक न्याय की याद आई। किस लेवल पर याद आई? बोले भाई, हम न्याय देने में देरी कर रहे थे, ये तो हमारा न्याय प्रणाली है जिसकी लोगों को 75 साल में आदत हो गई है, लेकिन जिस चीज की ताजा ताजा आप लोग आदत डाल रहे हो, इसमें बड़ा अन्याय हो रहा है। मतलब आपके बुलडोजर एक्शन में बड़ा अन्याय है। वो कैसे? आपने आरोपी के घर पर जाकर खुद से ही न्याय दे दिया, जबकि न्याय देने का कार्य न्यायपालिका का है। और अगर किसी देश में स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए तो न्यायपालिका को न्याय का कार्य करने दीजिए। अर्थात अगर घर गिराने की नौबत आए तो यह आदेश भी न्यायपालिका दे, ना कि वह अफसर जिसको सरकार का आदेश मिला है कि जाओ और इसका घर ढहाओ। बोले सर, अफसर को जज नहीं बनने देना है। और इसके पीछे का तर्क यह है कि सरकार क्योंकि पॉपुलरिस्टिक सरकार है, हमेशा मतलब लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी कमियों में शुमार की जाने वाली चीजें हैं वो क्या हैं कि आप बहुमत के शासन पर चलते हैं और बहुमत में शासन लोकप्रिय लोगों का होता है और लोकप्रिय सत्ता जब जब मेजॉरिटी में होगी तो वो अपनों को खुश करने के लिए ही कार्य करना चाहेगी और अपनों की खुशी में वो उन लोगों को जिनके खिलाफ सत्ता वो चलाना चाहते हैं उनका पालन कर सकते हैं। अब वो अपराधी किसी जाति विशेष के, धर्म विशेष के या किसी कार्य विशेष के हो सकते हैं। ऐसे में उनके ऊपर एक्शन करना, बोले न्यायपालिका का मानना है कि ये तो न्याय की परिभाषा के बिल्कुल उलट है, तो ये काम प्रशासन ना करे। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गाइडलाइंस जारी कर दी और कहा कि न्यायपालिका का आपको आदेश है कि अगर आपको लगता है कि मकान तोड़ना ही अंतिम विकल्प है, ऐसे में आप उस व्यक्ति को 15 दिन पहले नोटिस देंगे। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, 15 दिन पहले नोटिस देंगे तो वो तो पेपर में भी दे के रख सकते हैं कि लो भाई दे दिया 15 दिन पहले नोटिस, बाद में जाकर तोड़ दिया। तो आपको 15 दिन पहले ना केवल नोटिस देना है बल्कि आपको अपने डीएम, एसपी और उस व्यक्ति को जिसको आरोपी बनाया गया है उसे भी बताना होगा। तमाम इस प्रकार की गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला पहुंचा कैसे, अब उस पूरी कहानी को डिटेल से सुनते हैं। फिलहाल के लिए सुर्खी ये बन चुकी है कि बुलडोजर जस्टिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। अब किसी का घर यूं ही नहीं तोड़ दिया जाएगा, यानी अफसरों के मन में आया और घर तोड़ दिया, ऐसा नहीं। 15 गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से जारी हुई हैं। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संवेदना उन लोगों के साथ व्यक्त की है जो भले ही आपकी नजर में आरोपी हों, अपराधी हों, लेकिन उनका भी अपना घर है। उनको वही वाली बात है कि हमारे देश में कसाब को भी फांसी लगाने से पहले बिरयानी खिलाई जाती है कि साहब ठीक है कि तुम्हारी भी तो जिंदगी है, तुम्हारे भी मानव अधिकार हैं। कुछ वैसे ही उस अपराधी का, उस आरोपी का भी तो अपना घर है, उसका अपना आंगन है और वह इस ख्वाब में जीता है। इंसान के दिल की तमन्ना होती है उसका घर, उसका घर का सपना कभी नहीं टूटना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संवेदना व्यक्त की होगी और इसके तहत 15 प्रॉपर पॉइंट्स में उन्होंने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी। घटना की शुरुआत कहां से हुई, उसके ट्रेसेस कहां से हैं, वो सारी चर्चाएं करेंगे। लेकिन जो न्यूज़पेपर्स में हमें कटिंग मिली उसमें नुहू हिंसा पर लोगों का सुप्रीम कोर्ट
जाना सुर्खियों के रूप में मिला। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है, जो मतलब प्राप्त जानकारी है वो निकलकर आती है उत्तर प्रदेश के एक चर्चित केस जिसका नाम था विकास दुबे केस। उत्तर प्रदेश के अंदर एक गैंगस्टर विकास दुबे, कानपुर की घटना, जहां पर पुलिस उस गैंगस्टर को जब पकड़ने जाती है तो उसके द्वारा अंधेरे में पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की जाती है। लगभग 8 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। उसके बाद प्रशासन और पुलिस बहुत जबरदस्त रिएक्शन के मुद्दे में आती है और रिएक्शन के अंदर विकास दुबे के ना केवल घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है बल्कि गाड़ी भी पलटा दी जाती है। विकास दुबे का चर्चित केस लोगों के अंदर यह विचार लेकर के आया कि विकास दुबे की गाड़ी जो पलटी थी असल में वो पलटी नहीं, पलटाई गई थी। खैर, फिर भी अभी तक चूंकि इस पर कोई भी जांच नहीं बैठी होगी या फिर किसी जांच में ये फैसला नहीं हुआ होगा कि ये पलटाई गई थी या पलटी थी, लोग बड़े खुश हुए कि जो भी अपराधी हैं या जो गैंगस्टर्स हैं जो पुलिस पर गोली चलाते समय किसी से नहीं पूछते, तो उन्हें न्याय देने से पहले पुलिस क्यों पूछे। अपराधियों का इस तरह से ट्रीटमेंट हो, ये लोगों को तुरंत जस्टिस बड़ा पसंद आया। मैं अगेन कह रहा हूं कि पुलिस के हाथ की कार्रवाई जनता को कब पसंद आती है, जब जस्टिस न्यायपालिका का डिले हो रहा होता है। अगर न्यायपालिका तुरंत न्याय देने लग जाए, जिस तरह से न्यायपालिका इस मामले में तुरंत अपनी बात से टिप्पणी करने चली आई। आपने देखा होगा हमारे देश में न्याय को लेकर के बड़ी ही विचित्र स्थितियां हैं। बड़े लोग हैं, उनके लिए सुनवाई भी तुरंत हो जा रही है और ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि केवल और केवल अभी आरोपी हैं और आरोपी अंडर ट्रायल है और जेल में डले हुए हैं क्योंकि उन्हें कोई जमानत दिलवाने वाला मिल नहीं रहा है। ऐसे में हमारे देश के अंदर जो आर्टिकल 14 मूल अधिकार में इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड स्थिति में दिखाई देता है कि हो सकता है जिसके पास पावर है, जिसके पास अपनी बात रखने का दम है, वो अपनी बातों को पता नहीं कौन से रास्ते से सुप्रीम कोर्ट ले जाता है। सुप्रीम कोर्ट तत्काल प्रभाव से सुनवाई भी कर लेती है और वहीं ना जाने कितने लोग कोर्ट में उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनकी सुनवाई होगी, उनकी सुनवाई का समय ही नहीं मिल रहा है। खैर, विकास दुबे के मामले में भी कोर्ट का रास्ता अगर अपनाया गया होता तो अपराधियों के हौसले और बुलंद होते और ना जाने कितने और अपराधी ऐसे होते जो पुलिस को 8 पुलिसकर्मी इसने मारे तो हो सकता है कि अपनी बहादुरी दिखाने के लिए वो 8 से 18, 18 से 88 करने पर विचार करते। खैर, लोगों को ये चीज पसंद आई, तभी सरकार दोबारा रिपीट कर गई। सरकार का रिपीट होना उस चीज को और एडमायर कर गया कि साहब हमें तो बुलडोजर एक्शन पसंद है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि जो लोग पहले जगह बदलने के नाम से, जगहों के नाम बदलने के लिए जाने जाते थे, जैसे प्रयागराज नाम रखा गया इलाहाबाद का, तो बोले बाबा ने यानी योगी आदित्यनाथ ने जैसे शहरों का नाम बदला, ऐसे ही लोगों ने उनका नाम बाबा बुलडोजर कर दिया। बाबा बुलडोजर नाम तो सरकास्टिक था, लेकिन बाबा को और बाबा के चाहने वालों को यानी उत्तर प्रदेश सरकार को पसंद आया। वो इतना पसंद आया कि 2022 के चुनावों के दौरान बना ये माहौल लोकसभा चुनावों में 2024 के अंदर इतना दिखाई दिया कि बाबा जी जहां जहां गए वहां पर उनका स्वागत ही बुलडोजर से हुआ। और तो और बहुत से राजनेताओं के लिए जो तोरण द्वार तैयार किए गए उसमें बुलडोजर के इस सामने वाले पोर्शन में फूल भरकर के बारिशें की गई, यानी लोगों ने अपनी तरफ से न्याय के इस सिद्धांत को पसंद करना शुरू किया। और जनता की जो डिमांड है यानी कि यत्र राजा तत्र प्रजा, ये प्रजा अब खुद से राजा चाहती थी, यानी ऐसा राजा चाहती थी जो कि बुलडोजर से न्याय करे। और बुलडोजर के न्याय की घटनाएं कितनी बढ़ी, इससे आप अंदाजा लगाएं कि बुलडोजर से हो रहे इस न्याय में 2019 के अंदर 1,07,000 लोग, 2019 से लेकर 2023 के बीच में 5 लाख लोग बेघर हो गए। मतलब कुल मिलाकर के यहां पर लगभग 1.5 लाख घर थे जो तोड़े गए, जिसके चलते न जाने कितने ही लोग बेघर हुए। पुलिस का अपना कहना है और पुलिस के खिलाफ जो अपोजिशन या फिर कहिए कि सत्ता के खिलाफ जो अपोजिशन है या न्यायपालिका में न्याय की गुहार लगा रहे लोग हैं, उनका अपना पक्ष है। उनका पक्ष यह है कि यहां पर निश्चित रूप से किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं, बकायदा अल जजीरा में एक खबर छपी जिसमें यह कहा गया कि मुस्लिम ग्रुप्स को प्रॉपर टारगेट किया जा रहा है डेंजरस बुलडोजर एक्शंस के लिए और उनके अपराधियों को। और ऐसी घटनाएं बहुत बार हुई जहां पर भी धार्मिक सांप्रदायिक हिंसा पनपी, वहां पर इस तरह के एक्शंस देखे गए। नूह हिंसा के बाद में बड़ा मुस्लिम ग्रुप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, हाई कोर्ट तक पहुंचा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया और यह देखा गया
कि बोले इस तरह की घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये धर्म को आधार मानकर उन पर एक्शन लिए जा रहे हैं। नूह घटना 2023 की घटना थी, जिसमें कि एक कांवड़ यात्रा के ऊपर, एक धार्मिक यात्रा के ऊपर जो हिंदुओं द्वारा निकाली जा रही थी, वहां पर मुस्लिमों के द्वारा सांप्रदायिक हिंसा को इनिशिएट किया गया। अब दोनों पक्षों का अपना बयान है, लेकिन इस पूरी हिंसा में लगभग 7 लोगों की जान गई। इसके बाद जब सरकार एक्शन में आई तो लगभग 250 से ज़्यादा घरों को तोड़ दिया गया, या फिर जो कच्चे घर बने हुए थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया। जिसके बाद इन लोगों की तरफ से एक ग्रुप निकलकर, यानी मुस्लिमों की तरफ से एक ग्रुप निकल करके हाईकोर्ट पहुंचता है और हाईकोर्ट में पहुंच करके अपनी तरफ से बात रखता है। न्यू वायलेंस के ऊपर हाईकोर्ट ने डिमोलिशन ड्राइव को मेवात के अंदर रुकवाया। हाईकोर्ट ने न्यू डिमोलिशन केस को रिजॉल्व किया और उसके बाद में यहां से चीज जमायत उलेमा ए हिंद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात की सुनवाई शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होती है तो सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से मामले की सुनवाई करते हुए कहता है कि फिलहाल के लिए बुलडोजर एक्शंस रोक दिए जाएं जब तक हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शंस को रोकने की सितंबर की यह खबर अक्टूबर के अंदर फिर से एक बार छपती है और उस समय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं और बुलडोजर एक्शन अगले आदेश तक के लिए होल्ड रहेंगे और हम इस पर फैसला लिख रहे हैं और फैसला जैसे ही समय आएगा हम सुना देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर पूरी सुनवाई करने के बाद अपनी तरफ से फैसला लिखा, इसीलिए यह सुर्खी बन गया कि हम इस सुर्खी पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनकी पालना की जाए तभी जाकर घर तोड़े जाएं। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उनमें पहली गाइडलाइन है कि मालिक को एडवांस में नोटिस दिया जाए, बिना एडवांस नोटिस दिए जाए उसकी इमारत ना गिराई जाए और घर तोड़ने से पहले इमारत पर सही जगह पर नोटिस चिपकाया जाए। जो नोटिस चिपकाया जाए वो 15 दिन पहले चिपकाया जाए। इमारत गिराने की वजह और इस पर सुनवाई की तारीख जरूर देनी होगी, वजह बतानी होगी और साथ में उससे सुनवाई का समय कि हाँ भाई तुम्हारी बिल्डिंग गिराएंगे, इसके लिए तुम चाहो तो सुनवाई के लिए आ सकते हो, 15 दिन का टाइम। तो अब यहां पर पहला पॉइंट यह है कि क्या बुलडोजर एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने सही सिद्ध कर दिया है, क्योंकि बड़ा सवाल है, न्याय देने का काम न्यायपालिका का है। ऐसे में अभी जो ये 15 दिन का जो टाइम दिया गया है, ये तो एक प्रकार से योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल को ऑथराइजेशन मिल गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाकया समझना, जहां पर विपक्ष इस बात से खुश है कि देखो योगी जी के बुलडोजर एक्शन पर अब कितनी तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, वहां विपक्ष को यह विचार अवश्य करना चाहिए कि 15 दिन की ही टिप्पणी की है और इस 15 दिन की टिप्पणी का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी यह मान गया है कि कार्रवाई 15 दिन में की जा सकती है। बिल्कुल वही वाली बात है कि एक फलों का बगीचा लगा है, उसमें बहुत सारे फल के पेड़ लगे हैं, अंगूर है, आम है, संतरे हैं, चीकू हैं, सब तरह के पौधे लगे हैं। वहां पर एक नोटिस दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आम के फल खाना मना है। आप खुश हो रहे हैं कि देखिए आम खाने से रोक दिया, लेकिन इस लाइन का दूसरा अर्थ भी है कि आप चीकू, अंगूर, संतरे खा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहां पर इस एक्शन में कहा गया है कि 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। इसमें जो लोग खुशी मना रहे हैं कि तुरंत बुलडोजर नहीं चलेगा, उन्हें यह दुख भी मना लेना चाहिए कि 15 दिन के बाद तो बुलडोजर चलेगा। दैट मीन्स न्यायपालिका का न्याय से पहले प्रशासनिक न्याय अब 15 दिन के अंदर हो जाएगा, होकर तो रहेगा। आप पूछेंगे तो देखो 15 दिन तो रोक लिया, भाई साहब वो तो सालों से रुका पड़ा था। इतने दिनों से जो अपराधी ने अतिक्रमण करके घर बनाया था या फिर जिसने भी इलीगल एनक्रोचमेंट किया था, जो फिलहाल एक आरोपी है जो कि किसी ना किसी बुरे कर्म का दोषी है, ऐसे व्यक्ति पर अगर 15 दिन बाद भी एक्शन हो रहा है तो एक्शन तो हो रहा है और वो एक्शन अब लीगली और प्रूवन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कह दिया कि 15 दिन के अंदर कर सकते हो, यानी सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल कैदियों के फैसले चाहे सालों में ना करे, लेकिन आप 15 दिन में तोड़ सकते हो। मैं इस लाइन को इसलिए पढ़ने की कह रहा हूं और यही कारण है कि योगी शासन इसकी तारीफ कर रहा है। योगी शासन कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया सर, अच्छा फैसला है ये। 3 महीने में डिजिटल पोर्टल बनाना होगा और उस डिजिटल पोर्टल में इस तरह के नोटिस की डिटेल्स और इमारत पर चिपकाए जाने की तारीख बतानी होगी। मतलब कुल मिलाकर 15 दिन पर सुप्रीम कोर्ट फोकस कर रही है और वो कह रही है कि 15 दिन से कम का समय मत लेना यार, पता चले कि आप 15 दिन से पहले ही घर तोड़ने चले गए, ऐसा मत करना। आपको अगर ऐसा करना है
पहले मुझे आप पोर्टल पर डालकर बताओगे, डिजिटल पोर्टल पर, और उस डिजिटल पोर्टल पर नोटिस की तारीख डली होगी, इमारत पर इसको चिपकाएंगे और तभी जाकर के हम आपको ऐसी परमिशन देंगे। साथ ही नोटिस जारी किए जाने के तुरंत बाद एक ऑटो जनरेटेड ईमेल ऐसी होगी जो कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा ताकि बैक डेटिंग को रोका जा सके। अगेन, यहां पर कोर्ट के इस आदेश से खुश होने वाले लोग ये जान लें कि साहब ये आदेश भले ही है, लेकिन असल मायने में प्रशासन खुद ही तो तोड़ने जा रहा है। तो प्रशासन को प्रशासन का ही डर अगर आप दिखा रहे हो, ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप बिल्ली से कह रहे हो कि तू दूध की रखवाली करना। बिल्कुल ऐसे ही आप प्रशासन से कह रहे हो कि आपके पास प्रॉपर ईमेल आया होना चाहिए इस चीज का। प्रशासन तो खुद ही जाकर एसडीएम और एसपी से तुड़वा रहा है और उनको ले जाकर के घर टूट रहे हैं। खैर, और चलते हैं। इसमें आपको सुनवाई की तारीख देनी होगी। उस व्यक्ति की सुनवाई की तारीख का क्या मतलब है? जो ऑलरेडी अंडर ट्रायल है, और अंडर ट्रायल आदमी की सुनवाई में उसका पक्ष मजबूती से माना जाएगा। ये कौन सा कानून कहता है? इस सुनवाई के दौरान इमारत के मालिक के बयानों को रिकॉर्ड किया जाएगा। जो व्यक्ति पहले से ही अपराधी है, अपराधी के बयानों की सत्यता मानता कौन है? आदेश में जरूरी क्या किया गया है? जरूरी किया गया है कि आदेश में यह बताना होगा कि इमारत या निर्माण गिराए जाने का कदम जरूरी क्यों है। यह भी बताना होगा कि क्या इमारत ढहाना ही आखिरी रास्ता है या फिर एक हिस्सा भी गिराया जा सकता है। तो देखो, आपको भी यह जानकारी शायद इस पूरी घटना को सुनते समय हो गई हो कि असल में अपराधी का घर तोड़ना उसका गुरूर तोड़ना नहीं है। होता यह है कि इस भारतवर्ष में अगर आप किसी भी निर्माण कार्य को देखें, किसी भी निर्माण कार्य से मेरा मतलब है आप अपना घर भी आज जाके चेक करें, तो निश्चित ही आपने सरकार के नियमों का उल्लंघन किया ही होगा। अब मैं इस बात को इतना 100% श्योरिटी से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मास्टर प्लान से जाकर, यानी कि घर बनवाने के लिए स्वीकृति लेने का नियम भूल गए थे, या फिर ये कहिए कि आपके अनुशासन में नहीं था। जैसे आज से 10-15 साल पहले लोग शादी को जाकर के रजिस्टर नहीं करवाते थे कि साहब मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ये तो आजकल जब से जेंडर इक्वालिटी आई है, महिलाएं वर्किंग कल्चर में आई हैं, लोगों के महिलाओं के अधिकारों की बात हुई है, तब से मैरिज सर्टिफिकेट चलन में आने लगे हैं। अपने माँ बाप से जाकर पूछें अगर कि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, तो वो यही कहेंगे कि यार इसकी भी जरूरत होती है क्या? बताया तो सही, इतने सारे लोग गए थे शादी में। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे घर बन रहा है, इसका मतलब क्या है? प्लॉट है, मकान बन गया है। अब मकान बन गया है, उसमें थोड़ी दीवार हमने अगर बढ़ा दी तो क्या फर्क पड़ गया? अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बायलॉज को अगर आप फॉलो करें तो आपको अपने साथ सेटबैक छोड़ने होंगे, कितनी फ्लोर चढ़ानी होगी, कितना वेंटिलेशन का ख्याल रखना होगा, निर्माण कार्य के समय पानी की क्या व्यवस्था होगी, लगभग इन सब का सबने तोड़ मोड़ कर उपयोग किया होता है। इसी का फायदा प्रशासन उठाता है, क्योंकि प्रशासन को पता है कि बेटा तुम अगर इस जगह पर रह रहे हो तो सरकारी नियमों में कोई ना कोई अनदेखी हुई है, और उस अनदेखी का ही लाभ इस प्रकार के एक्शन में लिया जाता है। यह बिल्कुल वैसी ही बात है कि आपकी इमारत और निर्माण गिराए जाने का कदम जरूरी क्यों है? क्योंकि आपने सेटबैक नहीं छोड़ा, आपने घर के अंदर पीछे से सेटबैक नहीं छोड़ा, उसी दीवार पर पूरा घर टिका था, आपने जाकर सेटबैक वाली जगह से घर तोड़ दिया, पूरा घर तो धराशायी होना ही था। यह भी बताना होगा कि क्या इमारत ढहाना ही आखिरी रास्ता है या फिर एक हिस्सा भी गिराया जा सकता है। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत से घरों को इस तरह तोड़ा जाता है कि वो पूरे घर टूटने जैसा ही है, उसके आधार स्तंभ को ही तोड़ दिया तो घर टूटने जैसा है। खैर, ये जवाबदेही कागजों पर होनी है जब बात घर का निर्माण अगर किसी की इज्जत से जुड़ा है, क्योंकि बाहुबलियों का तो पेड़ भी अपने आप में पूरा मसौदा रखता है कि किसी ने पेड़ की पत्ती पर भी हाथ कैसे लगा दिया। वहां पर उसके घर पर अगर ईंट भी फिक जाए तो भी उसके इज्जत टूटने जैसा है, तो चाहे हिस्सा टूटे चाहे घर टूटे, ईगो तोड़ने जैसा तो है। आदेश जारी होने के बाद 15 मिनट तक इसे लागू नहीं किया जाएगा, 15 दिनों तक इसे लागू नहीं किया जाएगा, ताकि मालिक को अवैध जगह से सामान हटाने का अवसर मिल सके। तो मतलब एक प्रकार से कोर्ट की इतनी सारी गाइडलाइंस को अगर पढ़ोगे तो कहीं पर यह नहीं दिखाई दे रहा कि आपको यह कहा जा रहा है कि आप अवैध नहीं हटा सकते। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया जाता है तो न्यायपालिका से नहीं पूछा जाता, कहा जाता है कि सर अतिक्रमण था तो हटा दिया। और अक्सर इन अपराधियों के केस में भी यही होता है, जिनको बुलडोजर बाबा ने तोड़ा उनमें से अधिकांश लोग वो थे जिन्हें दिखाया उस रूल के तहत गया कि सर ये तो अतिक्रमण था, हमने तो अतिक्रमण हटाया है।
ये बिल्कुल फिर से वही वाली बात हो गई कि आपके ऊपर चालान कटा कि साहब इस व्यक्ति की गाड़ी चेक होनी है। हाल ही में उद्धव ठाकरे जी का हेलीकॉप्टर रोक करके चेक कर लिया। टेक्निकली इलेक्शन कमीशन हर किसी की गाड़ी रोककर चेक कर रहा है। ऐसे ही जब आप अमेरिका जाते हैं तो आप अमेरिका छोड़िए यार, एयरपोर्ट पर जाते हैं तो पूरी जांच होती है। लेकिन बवाल कब हुआ? जब शाहरुख खान के कपड़े उतरवा कर चेक कर लिया। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन आती जाती तमाम गाड़ियों को रोककर चेक करता है। जब हम पुलिस में थे उस समय भी आती जाती गाड़ियों को रोककर चुनाव के समय चेक करना नियम होता था कि भाई कहीं डिग्गी के अंदर आप अवैध धन तो नहीं ले जा रहे हैं, या फिर आप शराब तो नहीं ले जा रहे हैं, कोई ऐसा सामान तो नहीं ले जा रहे हैं जिससे कोई दिक्कत हो। दिक्कत कब खड़ी हुई? जब उद्धव ठाकरे जी का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया कि साहब कहीं आप पैसे तो नहीं ले जा रहे। उसे देखकर वो अपहरण मूवी का एक फिल्म सीन याद आता है कि आपने विधायक जी की गाड़ी, तबरेज आलम की गाड़ी रोककर चेक कर ली कि भाई आपने इसमें क्या ले जाना है, दिखाओ तो सही। न्याय सभी के लिए समान है। ये समानता वाला भाव जब स्थापित होता दिखता है तब कुछ को इसमें दिक्कत होती है और कुछ को इसमें मजा आता है। लोगों को लगता है आप भी अब बड़े नहीं रहे, तो ये ईगो तोड़ने जैसा ज्यादा होता है रादर देन एक्शन लेने के ऊपर। खैर, सबके राजनीतिक मायने हैं। ऐसे में निर्माण गिराने के जो प्रोसेस हैं, इस निर्माण गिराने के प्रोसेस में वही निर्माण गिराया जाएगा जो अवैध है, जिसे ढहाया जाना ही एक रास्ता है। जहां मकान ढहाया जा रहा है उसकी एक डिटेल स्पॉट रिपोर्ट बनाई जाएगी। इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी हो जिसमें पुलिस और अधिकारी भी शामिल हो, यानी कि पूरा दिखाओ कि कहां से तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, और उसको डिजिटल पोर्टल पर डालना होगा। गाइडलाइन तोड़ने पर कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा और यह कानूनी कदम उठाए जाएंगे कि आपने गाइडलाइंस नहीं मानी इसलिए अब आप पर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। यह बिल्कुल वैसे ही है जब सत्ता पक्ष में रहते हुए पुलिस वाले किसी का एनकाउंटर कर देते हैं तब तो उनकी वाहवाही होती है, लेकिन जब दूसरी पार्टी की सरकार आती है तब उन्हीं पुलिस वालों के पसीने छूटने लगते हैं कि एनकाउंटर के जो नियम थे क्या हमने लाइन टू लाइन फॉलो किए थे। होता क्या है कि इस पर ऑफ द मोमेंट क्या हुआ, या तो ये पहले से स्क्रिप्टेड हो या फिर आपने उसी समय पर मौका मुआयना लिख लिया हो। इनमें कहीं पर भी कोई कमी रह जाए और दूसरी सरकार इस मामले की जांच खुलवा दे और ऐसे अधिकारी को आपका जांच अधिकारी बना दे जिसके बारे में पता था कि आपकी नहीं बनती, तो फिर मामला आपके सामने कैसा होगा वही है। एग्जैक्टली वैसे ही अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और गिराई गई इमारत का दोबारा निर्माण कराना होगा, और वो खर्चा उस आदमी को देना होगा या उस अधिकारी को देना होगा जिस अधिकारी ने घर तोड़ा है। तो भाई साहब, सत्ता है, अब कैसे चलती है ये आपके सामने है। लोगों को पसंद ये आ रहा है कि जस्टिस डिले है, तो जस्टिस डिले को बुलडोजर जस्टिस से अगर आपने कर दिया तो हमें लग रहा है कि अपराधियों पर एक्शन हो गया है। हालांकि न्यायपालिका का अपना कर्तव्य है और वो अपनी तरफ से इस बात को अच्छे से निभा रही है ताकि वो लोगों को यह बता सके कि जिस पर अपराध ही सिद्ध नहीं हुए, उन अपराधियों का, जिन अपराधियों के ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हुए, हो सकता है कि उनके ऊपर इलीगल रूप से एक्यूजिशन लगा हो, ऐसे में उनका घर तोड़ना सपना छीन लेने जैसा है। अधिकारी जज नहीं हो सकते, जज का कार्य है यह निर्णय देना कि किसका तोड़ना सही है किसका गलत है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अफसर अपनी मनमानी में दूसरे का घर तोड़ आते हैं कि बेटा मैं अफसर हूं और मेरी सरकार है, ले तेरे से बदला लेंगे, अपना टाइम आएगा, गली बॉय हो जाते हैं और वो गली बॉय जाकर अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में भी ऐसे निर्णय हो ही सकते हैं कि तुम बेटा हमको वोट नहीं दिए थे और तुम हम जब चुनाव लड़ रहे थे बहुत कुछ बोल लेते, तो लो तुम पर न्याय दे दिया। खैर, न्यायपालिका ने फिलहाल के लिए इन गाइडलाइंस को बनाकर इस कार्य में एक और आयाम जोड़ दिया है। मैं तो यही कहूंगा कि इसको अब ज्यादा लीगलिटी दे दी है। आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट ने उपयोग किया जिसके तहत इस तरह की गाइडलाइंस बनाई, लेकिन मेरा मानना है कि यह अपने आप में सत्ता पक्ष से ज्यादा, विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष को खुशी दे रहा है कि चलो थैंक गॉड सुप्रीम कोर्ट ने यह तो मान लिया कि अब हम 15 दिन में यह कर सकते हैं, अदरवाइज तो पता नहीं हम कब कर पाते। 15 दिन में भी अगर हुआ तो भी तो लोगों को 15 दिन तक के लिए हॉट केक मिल गया है। बाबा ने तो इसकी तारीफ की है, योगी गवर्नमेंट ने कहा है कि वर्डिक्ट का हम स्वागत करते हैं। अपोजिशन भी खुश है कि देखा अब आप घर नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि एक दो मुद्दे ऐसे हो गए कि कुछ बहुत ही ज्यादा उतावले अधिकारी थे जो कि घटना हुई नहीं कि 10 मिनट में गए और जाकर कहा कि ये पकड़ नोटिस बैक डेट में बनाया था हमने, अब तुम्हारे हाथ में है, अब तुम्हारा घर तोड़ेंगे। अब ऐसी स्थितियां जब होने लगेंगी, ये जो अति उतावलापन है, ये अति उतावलापन फिर अनार्की ले आता है और उसको रोकने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता है। कहते हैं स्वस्थ लोकतंत्र में न्यायपालिका अपनी भूमिका निभाती रहे, तो हो सकता है उसी के तहत यह भूमिका निभाई गई हो। खैर, फिलहाल के लिए सब अपनी अपनी तरफ से चीजें कर रहे हैं। अब क्या होगा, ऐसे में अब हर सुप्रीम इस आदेश को हर राज्य में भेजा जाएगा, चीजों पर थोड़ा लगाम लगेगा, अधिकारी इस बात से डरने लगेंगे कि मेरा पैसा चला जाएगा, घर बनाना पड़ेगा। हालांकि
एक तरह से अगर वही वाली बात है कि जब घर तोड़ने पर आप आ ही गए हो और अधिकारी को आपने डर क्या दिखाया है कि जिसने घर तोड़ा है वो घर बनवाएगा। कब बनवाएगा? जब कोर्ट में ये प्रूव हो जाएगा कि ये घर गलत बनाया गया था। बिल्कुल वही वाली बात है। बोले ठीक है सर, अपराधी का घर गए, तोड़ दिए, जा करके बोले अब देखेंगे जब आप न्याय कर देंगे। ऑलरेडी वो बंदा अंडर ट्रायल है, उसको जब सजा मिलेगी उस समय ये फैसला भी हो ही जाएगा। अगर उस समय 2-5 लाख देने भी पड़े तो तब दे देंगे। लो फिलहाल के लिए तो घर तोड़ दिया। ये वही वाली बात है कि कई लोग हेलमेट इसलिए नहीं लगाते कि पुलिस वाला मिलेगा तो 100-500 रुपए का फाइन लगाएगा, मेरे बाल खराब करूं, इससे अच्छा तो है कि ले भाई 500 रुपए पकड़ चल दिए। कुछ लोग महंगी गाड़ी ले आते हैं, तेज स्पीड में चलानी है, पता है कि ओवर स्पीडिंग का जुर्म का चार्ज लगेगा, दे देंगे यार, इतनी महंगी गाड़ी लेकर आए, गाड़ी का तो रस लेने दो। एग्जैक्टली वही है। अब देखो सत्ता पक्ष को किसका सुख मिलता है। फिलहाल के लिए तो ये चीज अपने आप में एक विराम लगाने के रूप में देखी जा रही है, लेकिन मैं इसे एक अच्छे मतलब कहते हैं ना नियम जो है अब वो तोड़ने के लिए और ज्यादा स्पष्टता ले आए हैं, मुझे ऐसे समझ में आता है। बाकी न्याय को किस तरह से समझना है इसके लिए आप न्यायपालिका को समझें, और वो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ाई हुई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट्स मैंने बहुत ही नॉमिनल कीमत पर रिकॉर्ड करके आपके लिए उपलब्ध कराए हुए हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर हमने एप्लीकेशन का लिंक पिन किया हुआ है, जहां जाके आप मेरा पूरा फाउंडेशन बैच एक्सेस कर सकते हैं। जो क्लास में पढ़ाया है वो नोट्स भी आप अपने घर पर मंगा सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कीमत पर। हार्ड कॉपी में हमारे नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। RAS फाउंडेशन बैच के भी और बैचेस भी और क्लासेस नोट्स भी आप अपने घर पर मंगा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।